हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आई एम विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप मुझे देख रहे हैं आकाश बायजूस नीट चैनल पे, आपका फेवरेट चैनल जहां पे हम प्रोवाइड करते हैं बेस्ट कंटेंट। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत जोश के साथ में, बहुत होश के साथ में आने वाले नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछना चाहते हैं कि सर, हम नीट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो, क्या बेस्ट प्लान हो, क्या रोड मैप हो अगले एक साल के अंदर नीट को क्रैक करने का। सो आज के सेशन में मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट प्लान होगा, क्या बेस्ट 1 ईयर प्लान होगा नीट 2023 की प्रिपरेशन का, क्या रोड मैप आप फॉलो करें कि आपका जरूर और जरूर सिलेक्शन हो और आप टॉप 100 रैंक के अंदर अपनी जगह बनाएं। सो स्टूडेंट, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पर आगे बढ़ाने से पहले मैं जरूर ये उम्मीद करूंगा कि हर एक स्टूडेंट जो है अपनी प्रेजेंस यहां शो करेगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, सेशन को लाइक करके शेयर करेगा सेशन को, और सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बच्चों, आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप प्रिपेयर करें नीट 2023 के बारे में। कि जो स्टूडेंट 11th से अभी 12th क्लास के अंदर आए हैं, जिन्होंने अभी ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर जरूर बनना है, चाहे मेरी 11th क्लास में कितनी भी प्रिपरेशन मेरी वीक रही हो, चाहे मैंने कुछ भी गलतियां करी हो, अब मुझे कौन सा रोड मैप अपनाना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं कि मैं बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मेरा हो। तो देखिए बच्चों, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस बार नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आने वाले टाइम में आप डॉक्टर बन जाए, तो उसके अलावा कोई और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि देखिए, आपको ये डिटरमाइन कर लेना है कि आपको ठान लेना है कि किसी भी तरीके से मुझे ये जो अपना एंट्रेंस है इसको क्रैक करना है। अब आपको एंट्रेंस क्रैक करना है तो आप ये मानिए कि लाखों स्टूडेंट जो हैं एमबीबीएस का टेस्ट देते हैं, एंट्रेंस का टेस्ट देते हैं, नीट का टेस्ट देते हैं। नीट डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट इसलिए है कि हम जो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपीयर करते हैं इस टेस्ट के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे जब इस नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी होगा, और उसके लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाना होगा लाइफ में, एक अपना प्रॉपर रूटीन बनाना होगा। और रूटीन क्या होता है, आप जब एक ही काम को डेली 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 करना चालू कर देते हैं ना, तो अपने आप ही आपको उसके अंदर महारत हासिल हो जाती है। सो आपको अपने सिलेबस पे महारत हासिल करनी है। कैसे? अपने आप को डिसिप्लिन करके, अपने डेली रूटीन को एक बेहतरीन रूटीन आपका होना चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अभी मैं रूटीन के बारे में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा कि एटलीस्ट आपको 6 आवर्स की स्टडी करनी है। आपको 6 आवर्स डेली स्टडी करनी है। और आपको ये 6 आवर्स की स्टडी कितने दिन करनी है? अभी आपके पास में मोर देन 365 डेज हैं। सो नेक्स्ट 365 डेज, एक भी दिन आपका ना छूटे, और आप हर दिन 6, क्योंकि देखिए कोई आपसे कहेगा 18 घंटे पढ़ना है, कोई कहेगा 12 घंटे पढ़ना है, इतना भी कम रह जाता है, इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा आपके पास में टाइम होगा ही नहीं। अगर आप सिर्फ 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप उन यूनिक 1% स्टूडेंट के अंदर हैं जो नीट एग्जाम को नेक्स्ट 2023 के अंदर देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, आपको स्कूल भी होगा, आपकी कोचिंग भी होगी, तो अगर आप मैक्सिमम इतना टाइम निकाल लें तो इतना टाइम निकलेगा कैसे? देखिए, आपको जो आपका जो हॉलीडेज होंगी, जो आपका संडे होगा, आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो लोग डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं ना, और जो चाहते हैं कि भाई मैं उस वाइट कोट को पहनूं, उनका कोई संडे नहीं होता। वो अपने संडे को कितना पढ़ते हैं? एटलीस्ट 12 आवर। क्योंकि आपको टाइम चुराना है। आपको कहां से मिलेगा टाइम? अगर आप कोचिंग जा रहे होंगे और आप क्लासेस, आप एडिशनल क्लासेस ले रहे होंगे, स्कूल की क्लासेस भी ले रहे होंगे, सो आपको अपने जितने भी हॉलीडेज हैं, जो संडे है, वहां पे ज्यादा काम करना है, अपने आवर्स को बढ़ाना है। अल्टीमेटली आपको ये देख लेना है कि आपकी चाहे मॉर्निंग स्टडी हो चाहे नाइट स्टडी हो, आप कंसिस्टेंट रहें। आपको एक टाइम ऐसा ढूंढना होगा दिन के अंदर कि जब आप ज्यादा एक्टिव फील करें। डेली रूटीन में मैं बताता हूं कि कितनी बार स्टूडेंट ऐसा होता है कि जो आपको सब्जेक्ट टफ लगे, उसको आप
ऐसे टाइम पढ़िए जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव फील करते हो। मैं कभी ये नहीं कहता कि कौन सा सब्जेक्ट टफ होगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता है। किसी को फिजिक्स टफ लगती है, किसी को केमिस्ट्री, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इनको बायोलॉजी टफ लगती है, उनको लगता है याद नहीं होता मुझसे। तो मैं उस वक्त याद करिए जिस वक्त आप सबसे ज्यादा एक्टिव हो। ओके, वो आपको डिसाइड करना है कि वो आपका कौन सा टाइम होगा, आफ्टरनून का, नाइट का, या आपका स्टूडेंट डे का या मॉर्निंग का। बस इतना जरूर याद रखिए कि आपको उस वक्त जरूर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए जिस वक्त आपको अपने नीट का एग्जाम देना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आफ्टरनून में लेजी फील करते हैं, और मोस्टली हम देखते हैं कि जो नीट का एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होता है और आफ्टरनून में भी बच्चों को एग्जाम देना होता है। तो आप इस बात की हैबिट जरूर डालिए कि आपको आफ्टरनून में पढ़ने की आदत हो। इसके बाद में स्टूडेंट हम सेकेंड पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल। हमें देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। ओके, आपको पता है कि 11th और 12th का एनसीईआरटी का पार्ट ही आपके नीट एग्जाम में आना है। आपको अपना स्टडी मटेरियल इस तरह से चूज करना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें ना पढ़ रहे हो और कुछ चीजें आपकी छूट ना जाए। आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, बट आपको कुछ इतना भी नहीं पढ़ना जिससे कि आपका टाइम किल हो। तो अपना स्टडी मटेरियल जरूर परफेक्टली चूज करिए। ऐसी बुक्स, ऐसी हेल्प बुक्स जो आपको पढ़ने में हेल्प करें। वैसे हम अपने चैनल पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आपको डीपीपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो वो सब जो एनसीईआरटी के अलावा इतना जो मटेरियल है वो सफिशिएंट रहता है। फिर भी मैं कहूँगा एनसीईआरटी एक हमारा स्टैंडर्ड है, उसका जो सिलेबस है हमें कवर करना है। और अगर हमें रिक्वायरमेंट हो रही है किसी हेल्प बुक की या नोट्स की, तो वो आपको चूज कर लेने हैं। आप मल्टीपल बुक्स फॉलो ना करें, उससे क्या होगा, आपको एक ही कॉन्सेप्ट आप अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, सो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए, पर किसी एक पर्टिकुलर बुक से, एक पर्टिकुलर नोट से, और सेल्फ नोट्स बनाने की आदत डालिए। जितने आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, आपकी जो रिटेनिंग पावर है उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि जो ये एंट्रेंस एग्जाम है ना, ये इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि हमें बहुत सारा कंटेंट रिटेन रखना होता है। और 11th का, 12th का सारा कंटेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, देखिए कितने सारे चैप्टर होते हैं, और हमें सिर्फ एक दिन के अंदर 3 आवर्स के अंदर अपने को प्रूफ करना है। सो अगर आपको अपनी रिटेंशन पावर बढ़ानी है तो नोट्स बनाइए, नोट्स और कोई स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए। इसके बाद में स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं टाइम मैनेजमेंट। देखिए, ये जो नीट का एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम में एक डिफरेंस होता है। नीट के एग्जाम में हमें स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करनी होती है। जब हम स्कूल एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो हमारा ब्रेक हो गया टर्म 1 टर्म 2, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है और हम बहुत आसानी से अपने पर्टिकुलर टाइम में अपना पेपर कर देते हैं स्कूल एग्जाम के अंदर। पर नीट एग्जाम के अंदर भाई हमारे पास में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम हमारे पास कम होता है। तो हमें जो है अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट का क्या, लोग अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग कुछ फंडे देते हैं पढ़ने के कि भाई हम 50 मिनट्स के बाद में जो है हमारी जो रिटेंशन पावर है वो ज़्यादा नहीं रह पाती और हमें ब्रेक चाहिए होता है। बट हमें पता है कि हमारा एग्जाम 3 आवर्स का होने वाला है, और अगर हमें 3 आवर्स एक साथ सिटिंग की कैपेसिटी ही नहीं है तो हम प्रिपेयर तो होंगे, पर जब हम अपना एग्जाम देने जा रहे होंगे हमें लगेगा 1 घंटे बाद हमारा ब्रेन करना स्टार्ट कर देगा, नहीं आप थक गए हो, आपको एक ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, आप वहां ब्रेक ले नहीं सकते, आपकी एक एक सेकंड, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो आपको एक साथ 3 आवर्स के सिटिंग की आपको आदत होनी चाहिए। ऐसी आदत होती है स्टूडेंट्स जहां पे स्टूडेंट को 3 आवर्स के अंदर ना तो प्यास लगती है, ना उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फील करते हैं उस पर्टिकुलर 3 आवर्स के अंदर। ये आपको प्रैक्टिस से है ना, प्रैक्टिस, कोई भी हैबिट जब डेवलप होती है ना, उसके लिए हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी से डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो आप जरूर देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस को, अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को याद करने के बाद में, प्रैक्टिस करने के बाद जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट के अंदर आप कितने टाइम में अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक दिन में कमाल नहीं होगा, ये टाइम लेता है। धीरे 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 आप जो है परफेक्शन की तरफ जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कुछ महीने बाद, मैं कहता हूं 30 डेज की प्रैक्टिस की जरूरत होती है। वैसे 21 डेज का एक लॉ होता है कि आप 21 डेज के अंदर कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कहूंगा अगर आप 21 डेज तक लगातार 3 घंटे बैठ के प्रैक्टिस स्टडी करने की हैबिट डालें, तो आपको लगने लगेगा कि अब मुझे 3 आवर्स ने वो बहुत ज्यादा नहीं लग रहे, मैं बहुत लेजी फील नहीं कर रहा हूं। बट आपको इस एंट्रेंस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अल्टीमेटली एक 3 आवर्स की सिटिंग की आदत होनी चाहिए। ओके, सो टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया कि जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो बेटा इसको भी ध्यान रखिएगा जब आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और ऐसा ना हो कि आप
आपको लगे कि सर मुझे कंटेंट तो बहुत अच्छा आता है, मैं सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, पर 3 आवर्स के अंदर मेरा 80% पेपर 90% पेपर फिनिश होता है, 100% मैं क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो आप वाकई में आप अपने सिलेक्शन से दूर हैं। अगर आप इस हैबिट को डेवलप नहीं कर पा रहे तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितनी मेहनत करिए, सिलेक्शन से आप दूर होंगे। आप नॉलेजेबल तो हो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने में ये एक हर्डल क्रिएट करेगा, एक बाधा पैदा करेगा। अब हमें प्रैक्टिस करनी है। अब जो ये नीट का एग्जाम है ना, ये ऑब्जेक्टिव बेस होता है, और यहां पे किसी भी एग्जाम को किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए उसके जो पास्ट ईयर के अंदर जो क्वेश्चंस आए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप देखेंगे साल दर साल जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के ही आते हैं, सेम पैटर्न में आते हैं। सो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं आपका टाइम मैनेज करने के लिए। आपको पता होगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्पेसिफिक टाइम में कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट आप जब लगाएंगे, अगर आप उनको 3 आवर्स में सॉल्व कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे। उन क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप उससे आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कंटेंट पूछा जाता है। आपको ये हेल्प करता है आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, जरूर लगाएं। आप एटलीस्ट अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कितने ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करें, तो मैं कहता हूं 30 ईयर, लास्ट 30 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करें। आप देखेंगे कि आपका 50% पेपर है ना, मोर देन 50% पेपर मैं कहूंगा रिपीट हो जाता है उन्हीं क्वेश्चन से, उन्हीं की थोड़ी लैंग्वेज घुमा फिरा के वही कंटेंट हमारा आ जाता है, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होंगे स्टूडेंट। ये एक हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट, देखिए जितने मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, जब आप मॉक टेस्ट स्टूडेंट देंगे ना, तो आपको लगेगा, आपको तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपनी एरर्स का मतलब होता है कि मैं किस तरह के क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हैं, हमारी क्या गलतियां हो रही हैं, और कितने टाइम में हम पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आपको पता लगेगा कि आपकी क्या क्या कमियां हैं। कुछ स्टूडेंट को लगेगा सर मुझे कंटेंट आता है, क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते हैं, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। एक तरह की प्रॉब्लम ये हुई, कैसे आइडेंटिफाई किया? मॉक टेस्ट करके। कुछ को लगा सर मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक रहता है, मैं जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगता है या केमिस्ट्री के में, है ना। आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल खूब सारे मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो कंप्लीट बायोलॉजी है, बॉटनी और ज़ूलॉजी, उसको 50 मिनट 50 मिनट में वो पेपर सॉल्व करना है, खत्म करना है। और इसका मतलब केमिस्ट्री, कंप्लीट केमिस्ट्री भी आपको 50 मिनट्स में सॉल्व कर देनी है। फिजिक्स के लिए आप 1 आवर ले सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम बचेगा, और स्टूडेंट उस टाइम को आपको एक बार पेपर को दोबारा से एनालाइज करना है, और OMR भरने के लिए आपको टाइम चाहिए। जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। अगर आपको वाकई में नीट में टॉपर बनना है, आपको कंप्लीट बायोलॉजी 50 मिनट्स 50 मिनट में सॉल्व करनी है, कंप्लीट फिजिक्स भी 50 मिनट में सॉल्व करनी, कंप्लीट केमिस्ट्री 50 मिनट्स में सॉल्व करनी है, और फिजिक्स के लिए आप 60 मिनट ले सकते हैं, बाकी टाइम में OMR और बाकी जो आप पेपर की एनालिसिस आप कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। जब बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे तो अपने आप लगने लगेगा कि सर हम जो है हमने अपनी, इससे क्या हुआ, हमने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, इससे हमारे वीक टॉपिक्स हमें पता लगे कौन कौन से वीक टॉपिक हैं, इससे पता लगा कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, और आपको अपनी वीकनेस को रिमूव करना है। देखिए आप अल्टीमेटली, कोई कहता है ना कि सर मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होना चाहिए, मैं कहता हूं अपने वीक पॉइंट को हटाते चले जाओ, सारे के सारे पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते चले जाएंगे। आपको अब अल्टीमेटली पता कैसे लगता है कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं? जब आप उस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हो। मॉक टेस्ट देने का पाथ फॉलो करिए, आप अल्टीमेटली देखिए बहुत और कमाल कर देंगे। और नेक्स्ट मतलब नीट 2023 देने के लिए पूरे साल भर में आपको मैं कहता हूं एटलीस्ट 50 टेस्ट देने चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, अब स्टूडेंट्स के बाद में हम बात करते हैं कि भाई हमें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट की प्रिपरेशन में। जब स्टूडेंट आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप किस पैटर्न में जाते हैं? मगर मैं कहता हूं 3 स्टेप होते हैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के। पहला, एनसीईआरटी में जितने भी सॉल्व्ड क्वेश्चन हो आप उनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद एनसीईआरटी में जितनी भी, सेकंड पॉइंट, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इस प्रोसेस में सॉल्व्ड क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट आता है जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही हेल्प बुक का यूज करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ना करें। पहले ना जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको अप्लाई करें, देखें कि यार कैसे मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, कहां तक मैं इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहा हूं, किस स्टेप में मेरा क्वेश्चन गलत हो गया।
उसके बाद ही आप जो है उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएं और देखें कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे। सो इससे आपको ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने कंटेंट को कहां पे समझने में गलती करी, कहां समझने में आपसे जो है चूक रह गई। उसके बाद में स्टूडेंट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जब अगर आप से जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं आप उनको एक बार कलर पेन से सर्कल जरूर कर लें। उससे क्या होगा, वो आपके एक मार्कर हैं, है ना, वो आपके लिए एक ऐसा मार्कर की तरह शो होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है। तो आपसे क्या होगा, आपका रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा और आपको ये पता होगा कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किस पर्टिकुलर कंटेंट में मेरी मिस्टेक हो रही थी। उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिटेल में दोबारा से सॉल्व करें तो उसके लिए उसका जो कंटेंट है उसको परफेक्टली रिवाइज करें, मल्टीपल रिवीजन करें। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर आप 12th क्लास का स्टार्ट करते हैं। अब वहां पे आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे और आपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन करे तो आपको लगा कि सर मेरे जो वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मेरे से मिस्टेक हो रही है बार बार। तो आपको इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपको वेंट ऑफ फैक्टर जो है, आई एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास वाले जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आपका क्लियर नहीं है। सो कैसे पता लगा आपको, क्वेश्चन जब आपने किए और वो क्वेश्चंस आपसे रॉन्ग हुए तब आप आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरा ये टॉपिक क्या था, वीक था। सो आप फिर से उसको पर्टिकुलर टॉपिक को रिवीजन करें। सो अब आपको हमेशा पता है, जब भी आप सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे आपको पता रहेगा कि ये मेरा वीक एरिया था जब मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर को प्रिपेयर किया था। सेम विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेम विद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी आप चैप्टर ले सकते हैं। सो ये हमें तब पता लगता है जब हमसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं और हम उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके रखते हैं कि इस पर्टिकुलर तरह के क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हो रहे हैं। सो इस तरह से अपने आप को लगातार एनालाइज करें, अपने मार्क्स जो आपके लगातार टेस्ट में आ रहे हैं उनको एनालाइज करें और हर बार मार्क्स को बढ़ाने की कोशिश करें। सो अब अल्टीमेटली देखिए ऐसा हुआ कि अगर आपने 11th में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी, 11th में आप सीरियस नहीं थे, सो वो आप 12th में एक दिन में कमाल नहीं होगा। हाँ, बस एक दिन के अंदर आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि मुझे करना है। अब उसको करने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाना है मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आपको अलग अदर सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं हम यहां पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आकाश बायजूस नीट चैनल पे आपको लगातार गाइड करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो 12th के साथ साथ 11th का रिवीजन भी करना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब 12th के साथ आप 11th का रिवीजन करेंगे तो उस रिवीजन में 12th के साथ कौन से चैप्टर्स का रिवीजन करें। तो देखिए जब आप सॉल्यूशन चैप्टर 12th क्लास में पढ़ेंगे उसके साथ साथ आपको एक बार अगर टाइम लगता है आपको संडे सैटरडे में टाइम निकालिए और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो मोल कॉन्सेप्ट है उस को रिवाइज करिए। सो क्या होगा कि आप ना एक मैं आपको ऐसा रिलेशन बता रहा हूं कि जहां पे 11th क्लास का चैप्टर का जो रिलेशन है वो 12th क्लास के चैप्टर के साथ आता है। इसके बाद में स्टूडेंट अगर हम सॉलिड स्टेट पर हैं तो उसके साथ साथ हम गैसियस स्टेट को जो 11th क्लास का जो टॉपिक है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास 12th क्लास में आएगा, ये हमारे पास 11th क्लास का टॉपिक है। सो कुछ ऐसे चैप्टर जरूर लीजिएगा जिनको आप अपने 12th क्लास के साथ 11th क्लास के चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद भी हमें काफी सारा टाइम मिलता है रिवीजन करने के लिए। और जब आप और हम अब हमारा सिलेबस जो है टर्म 1 टर्म 2 में ब्रेक हो गया है, सो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा अगर आप वाकई में टाइम को यूटिलाइज करते हैं कि 11th क्लास का रिवीजन भी आप 12th क्लास के साथ आराम से कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स के बाद में हमारे पास में आता है कि हम अगर हम जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप जरूर एक बार थर्मोडायनेमिक्स जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है और रिडॉक्स है इसके फॉर्मूले देख लें। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीख लें। इसकी हेल्प से स्टूडेंट आप क्या है 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री हमारे 12th के चैप्टर हैं। तो इनसे पहले आप इन चैप्टर के अगर फॉर्मूले पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के हो गए, इक्विलिब्रियम के हो गए, रिडॉक्स के हो गए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि भाई मैं ज्यादा अच्छे से जो है 12th क्लास का कंटेंट अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, उसके साथ साथ मेरी 11th क्लास का रिवीजन भी मेरा चलता जा रहा है। तो अब इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास की प्रिपरेशन करें तो उससे पहले आप जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन चैप्टर का थोड़ा रिवीजन कर लें तो आपको हेल्प मिलेगी। जो आपका टर्म 1 के अंदर आपका आना है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इसको आपको प्रिपरेशन करने में ज्यादा स्टूडेंट हेल्प मिलेगी। उसके बाद में बाकी जो चैप्टर्स हैं 12th के उनके आप स्टूडेंट प्रिपरेशन कर ही सकते हैं। सेम वे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले अगर आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा जो है पी ब्लॉक को प्रिपेयर करने में 12th क्लास के अंदर। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट ये अगर रोड मैप आप फॉलो करते हैं, ये सारे पाथ फॉलो करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो मैं बिल्कुल आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप
एक्सीलेंस अचीव करेंगे, आप टॉप 100 रैंक के अंदर आ जाएंगे। ये एग्जाम कंटेंट वाइज टफ नहीं है, ये सिलेबस बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो इसलिए हमारी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है। इसलिए हमें मैक्सिमम जो टॉपिक हैं उनको 100% सिलेबस कवर करना है और मैक्सिमम कंटेंट को रिटेन रखना है। ये दो चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से आप बेस्ट रैंक को अचीव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें अचीव करने के अंदर स्टूडेंट हम डेफिनेटली अपने इस आकाश बायजूस नीट चैनल पे आपके लिए एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट वीक से। और उस सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से पहले यही रोड मैप हम फॉलो कर रहे हैं आपके लिए। हम आपको जो है फुल एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, उसको पढ़ाएंगे डिटेल में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि फास्ट रिवीजन हो जाएगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे, सेशन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको, डेली असाइनमेंट डीपीपी आपको मिलेंगी, जिससे कि आप अपने अप टू डेट रहें, अपने आप को एनालाइज कर सकें कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में मैं कितनी प्रैक्टिस, कितना मैंने अंडरस्टैंड किया है। उसके लिए आपको डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेंगी, शीट सॉल्व करनी पड़ेंगी। आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील होंगे, बीच बीच में आपको लगेगा कि सब्जेक्ट मुझे हार्ड लग रहा है, मैं कहीं पीछे हो गया हूं। सो उसके लिए हम आपको स्ट्रेटेजी और टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या लगातार, मतलब आप जैसे ही थोड़ा बहुत भटकेंगे ना, हम आपको पकड़ के आपके सीधे सही रास्ते पे लेके आएंगे, जिससे कि आप कहीं डेविएट ना हो और आप फोकस करके अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ये सेशन होंगे ये बहुत शॉर्ट होंगे, इतने होंगे जिसको आपको आसानी से अटेंड कर सकते हैं, आप एक्टिव फील करेंगे। 45 to 50 मिनट्स का ये सेशन होगा। और स्टूडेंट ये जल्दी सीरीज नेक्स्ट वीक से हम लॉन्च कर रहे हैं, एक्साइटेड रहिएगा इसके लिए, आइएगा, जुड़िएगा सेशन के अंदर। ये पॉइंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जो चाहते हैं नीट 2023 की प्रिपरेशन करना, बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ। सो उनके लिए बेस्ट सीरीज होने वाली है। सो स्टूडेंट, आज इन सारे पॉइंट्स के साथ मैं आज का सेशन मैं आपके साथ में एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये टिप्स हैं, आपके बहुत काम आए। आप इनको फॉलो करें। फॉलो करने के बाद मुझे बताइएगा भी कि जरूर कि ये सेशन आपको किस तरह के लगते हैं। ये भी मुझे बताइएगा कि किस तरह की आपको जो है किस तरह की मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। मैं कमेंट में जरूर आपके अच्छे कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप अपने नीट एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में कमाल करने वाले हैं और हम यहाँ पे हिंदुस्तान को, इस देश को एक बहुत अच्छे डॉक्टर देने वाले हैं। सो इन्हीं बातों के साथ स्टूडेंट आज का सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।